हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे एंड अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हो। बहुत जल्दी सारे के सारे बैंक एग्ज़ाम्स के नोटिफिकेशन आने वाले हैं, तो आप एकदम जुट जाओ कि आप प्रिपरेशन के अलावा और कुछ नहीं कर रहे। कल ही मैंने अपनी एक टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो पोस्ट करी है, आप उसको देख लेना, ताकि अगर आपको कोई भी टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आ रही है तो आप एक बार उसको ज़रूर देखो। आपको बहुत बहुत एक हेल्प मिल जाएगी किस तरीके से आपको अपना शेड्यूल बनाना चाहिए। इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक जर्नी शेयर करने वाली हूँ कि मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही एसबीआई पीओ को क्रैक करने के लिए। तो काफ़ी लोगों ने ये क्वेश्चन करा कि आप अपनी एक स्ट्रैटेजी बताओ, ओवरऑल स्ट्रैटेजी। इंडिविजुअल सब्जेक्ट से रिलेटेड स्ट्रैटेजी मैं अपनी ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, तो आप इंडिविजुअल स्ट्रैटेजी तो वहाँ से डिटेल में देख सकते हो मेरे चैनल पे विजिट करके। बट एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी को मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि मैंने सिर्फ एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम ही नहीं क्रैक किया, बाकी बहुत से एग्ज़ाम क्रैक किए हैं। जैसे एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क। तो आईबीपीएस पीओ में मुझे मिला था यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, आईबीपीएस क्लर्क में मुझे मिला था पंजाब नेशनल बैंक, और ईएसआईसी यूडीसी भी मैंने निकाला था। ठीक है, तो इतने सारे एग्ज़ाम्स क्रैक करने के पीछे जो एक बहुत बड़ा मैं कह सकती हूँ रीज़न रहा था कि मैंने अपना जो गोल रखा था वो रखा था एसबीआई पीओ का। तो इस बात से मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि आप हमेशा अपना गोल जो है बड़ा ही रखना। ऐसा नहीं है कि मैंने आईबीपीएस क्लर्क टारगेट किया था और फिर मेरा एसबीआई पीओ निकल गया। तो कुछ बच्चे मेरे से पूछते हैं स्पेसिफिकली कि आप अपनी आईबीपीएस क्लर्क से रिलेटेड स्ट्रैटेजी बताओ। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ, आप हमेशा जो है अपना गोल बड़ा रखो। बताने को तो मैं आपको सब कुछ बता दूँगी, लेकिन ये बात सही नहीं है कि अगर आपका गोल ही छोटा रहेगा तो आप आगे और कैसे ग्रो कर पाओगे। आईबीपीएस क्लर्क ही तो आपका टारगेट नहीं होगा ना। तो आप हमेशा अपना टारगेट एसबीआई पीओ को ही रखेंगे, वही सबसे बड़ा मेजर एग्ज़ाम है। ऑल्दो आरबीआई ग्रेड बी एसबीआई पीओ से ज़्यादा बड़ा है, लेकिन उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है, जो मीन्स का एग्ज़ाम पैटर्न है। तो इस वजह से हम एसबीआई पीओ को टारगेट लेके चल रहे हैं। अगर हमने एसबीआई पीओ को टारगेट किया तो बाकी सारे उससे जो नीचे लेवल के एग्ज़ाम हैं वो सब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो मेरी जो ओवरऑल स्ट्रैटेजी रही थी प्री एग्ज़ाम के लिए, तो आपको मैं एक बार बता दूं कि जो प्री एग्ज़ाम होता है ना उसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है स्पीड और एक्यूरेसी। अगर हमने अपनी स्पीड और एक्यूरेसी पे अपनी कमांड बना ली तो हमारे सारे प्री क्लियर हो जाएंगे। क्लर्क प्री और पीओ प्री में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है ना वो होता है हमारा कट ऑफ का। क्लर्क की जो प्री की कट ऑफ होती है वो बहुत बहुत हाई जाती है, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम लेवल होता है वो बहुत लो होता है, तो काफ़ी सारे बच्चे उसको निकाल लेते हैं, और जिस वजह से उसकी जो कट ऑफ है वो बहुत ही ज़्यादा हाई चली जाती है। इस वजह से अगर आपका जो टारगेट है वो बैंक एग्ज़ाम का क्लर्क प्री का टारगेट है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अपनी स्पीड पे बहुत बहुत अच्छे से कमांड बना लो, क्योंकि उसमें आपको कुछ सेकंड्स में काफ़ी जल्दी जल्दी आपको क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन जो पीओ प्री है उसकी कट ऑफ इतनी ज़्यादा हाई नहीं जाती, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम लेवल है वो थोड़ा सा हाई लेवल का आता है, तो काफ़ी सारे बच्चे उसको नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन उसकी जो कट ऑफ होती है वो होती है कुछ 50 से 60% के करीब, तो आप उसको ईजिली निकाल सकते हैं अगर आप एक राइट स्ट्रैटेजी को फॉलो करते हो तो। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि जो क्लर्क प्री की कट ऑफ क्लियर करना थोड़ा सा मुश्किल है, उसमें हमेशा हमारी स्पीड बहुत ज़्यादा मायने रखती है। लेकिन जो पीओ प्री है उसमें स्पीड इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती, उसमें सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी मैटर करती है कि आप कितने राइट क्वेश्चन कर रहे हो। उसमें जो कट ऑफ है वो 50 to 60% के आसपास जाती है, तो वो निकालना बहुत ईजी होता है। इस वजह से ये शायद मेरे आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के जो प्री एग्ज़ाम है वो मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकल गए थे, क्योंकि उनका जो एग्ज़ाम लेवल है वो थोड़ा सा हाई होता है और ज़्यादा बच्चे उनको नहीं निकाल पाते हैं। तो हमेशा से मेरी जो प्री की स्ट्रैटेजी रहती थी वो यही रहती थी कि मैं हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दूँ। तो प्री के लिए अगर मैं आपको एक सही राइट पाथ बताऊं कि आपको किस तरीके से क्लियर करना है, तो सबसे पहले तो मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट करा था प्री का सिलेबस बहुत एक कह सकते हैं कि थोड़ा सा वास्ट होता है मेंस के सिलेबस से, अगर आप पहली बार निकालते हो, क्योंकि हम हर एक कॉन्सेप्ट से पहली बार रूबरू हो रहे होते हैं। हमें नहीं पता होता कि ये कॉन्सेप्ट में क्या हमारे को ट्रिक्स लगानी है। तो उसके लिए ना
आप मेरी एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट से रिलेटेड स्ट्रैटेजी देख सकते हो कि आपको हर एक सब्जेक्ट का किस तरीके से शुरुआत करनी है। शुरुआत में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है, तो आप प्री के लिए मेरी स्ट्रैटेजी वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है। तो मेरी जो ओवरऑल प्री एग्ज़ाम को निकालने की स्ट्रैटेजी रही है वो यही रही है कि मैंने अपना पहले अपने बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करे। हर एक एक टॉपिक पे मैंने अपनी एक अच्छी कमांड बनाई कि अगर उसका कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो मैं उसको सॉल्व कर सकती हूँ, इधर इट इज़ क्वांट और रीजनिंग और इंग्लिश। हमें अपने बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। एक बार हमारा जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है प्री का, फिर हम उसके बाद स्विच कर सकते हैं जो 15 मिनट्स वाले मॉक्स होते हैं, जो सेक्शनल मॉक्स होते हैं, और फुल मॉक्स को भी हम दे सकते हैं अगर हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाता है। और प्री में क्योंकि हमारी स्पीड और एक्यूरेसी बहुत मायने रखती है, तो मैंने कोशिश करी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दूँ। इससे कुछ ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं पड़ता कि आप कौन सी कंपनी के मॉक्स देते हो। बस वो जो मॉक्स आप दे रहे हो वो एक रेलिवेंट मॉक्स होने चाहिए कि आप बिल्कुल एग्ज़ाम से हट के कुछ और नहीं दे रहे हो। एट पार जो एग्ज़ाम लेवल के मॉक्स होते हैं आप उनको दे सकते हो। मैंने जो पर्सनली मॉक्स परचेज़ किए थे वो अड्डा 247 के परचेज़ किए थे, प्रैक्टिस मॉक के ख़रीदते थे और टेक्स्ट बुक के ख़रीदे थे। तो उनमें से जो है मुझे प्रैक्टिस मॉक और अड्डा 247 के एट पार विद द एग्ज़ाम लेवल लगे थे, लेकिन जो टेक्स्ट बुक के मॉक्स थे वो थोड़े से एग्ज़ाम से नीचे लेवल के लगे थे। लेकिन स्टिल अगर आप एक बिगिनर हैं तो आप इस टेक्स्ट बुक के मॉक्स ज़रूर दो, क्योंकि वो आपकी स्पीड बढ़ाने में बहुत काम आएगा। ऐसा नहीं है टेक्स्ट बुक के मॉक्स काम नहीं आते। अगर आप बिगिनर हो, आपको अपनी स्पीड पे ज़्यादा काम करना है, तो टेक्स्ट बुक के मॉक बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं। आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। टेक्स्ट बुक के मॉक्स ख़त्म करने के बाद आप अड्डा 247 के दे सकते हो। उनके मॉक्स ख़त्म करने के बाद आप प्रैक्टिस मॉक पे स्विच हो सकते हो। तो इसी तरीके से आपको हर एक के कंपनी के मॉक्स दे देकर अपनी जो है स्पीड को बढ़ाना होता है। बस प्री के लिए तो यही मैं आपको सजेस्ट करूँगी, एक बार अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, फिर जो अपना फुल फोकस है वो मॉक्स पर लगाओ। जितने ज़्यादा आप मॉक्स देखो, जो प्री का मॉक होता है ना वो सिर्फ 1 घंटे का होता है। तो 1 घंटा आपने प्री का मॉक दिया, उसके बाद एक बार उसको एनालाइज़ कर लिया। एनालाइज़ करने के बाद उसमें अगर आपको कोई भी वीक पॉइंट दिखता है तो आप उसको ऊपर काम कर सकते हो, 1-2 घंटे उस पर काम कर सकते हो। इस तरीके से आप कम से कम एक दिन में 2 मॉक तो प्री के दे ही सकते हो जब आप प्री की तैयारी करते हो। मैं आपको बताती हूँ कि मेरी जो मेंस की स्ट्रैटेजी थी वो किस तरीके से मैंने अब फॉलो करी। तो एक बार जब मेरा प्री का सिलेबस कंप्लीट हो गया था, उसके बाद जब मैं फुल एकदम प्री के मॉक्स पे स्विच हो गई थी, मैं एक दिन में 2 मॉक दे रही थी। साथ ही साथ मैंने मेंस की भी तैयारी तभी शुरू कर दी थी, क्योंकि हमें मेंस की तैयारी प्री के साथ ही करनी पड़ती है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्री निकाल लिया और फिर जब आपका मेंस का एग्ज़ाम देने बैठे हो उस वक्त ही आप मेंस की तैयारी कर रहे हो, तो वो बहुत बर्डन हो जाता है और फिर आपके पास जो इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है मेंस एग्ज़ाम लिखने की, वो आप खो देते हो। तो बेटर यही ऑप्शन रहता है कि आप प्री के साथ साथ ही अपनी मेंस की तैयारी कर लो। अब जब हम कहते हैं ना प्री के साथ निकालनी है, तो ऐसा नहीं है कि जैसे आपने अल्फ़ा न्यूमेरिक का कोई टॉपिक पढ़ा तो आपने प्री लेवल का कर लिया फिर तुरंत ही आप मेन लेवल पे स्विच हो जाओ। ऐसा मत करना, ऐसा सब कुछ ना मिक्सअप हो जाएगा माइंड के अंदर। आप ऐसा करना कि पहले आप प्री का पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लो। पूरा सिलेबस कंप्लीट करने के बाद फिर आप अपना मॉक्स पे स्विच हो जाना प्री के। तो जब आप एक दिन में प्री का मॉक भी दे रहे हो, कम से कम 1 से 2 मॉक आप दे देना प्री के, और साथ ही साथ आप मेंस के टॉपिक उठा के उनको कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि जब हम प्री के साथ साथ मेंस तैयार करते हैं ना, तो हमारे पास थोड़ा टाइम भी होता है, हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो उसी के साथ साथ आप मेंस का एक एक टॉपिक उठाओ और उनको कंप्लीट करते चलो। रिकॉर्डेड वीडियो आप देख सकते हो, लाइव क्लासेस को थोड़ा अवॉइड कर लेना जब आप मेंस की तैयारी करो, क्योंकि वो थोड़ी लंबी वीडियोस होती हैं, हमें समझने में भी टाइम लगता है, हमें बार बार रिपीट करके देखनी पड़ती है। तो आप रिकॉर्डेड वीडियो से काम चला सकते हो उसमें। ओके, और इसी तरीके से फिर मैंने प्री के साथ अपना मेंस तैयार करा और धीरे धीरे करके मेरे मेंस के कॉन्सेप्ट भी अच्छे होते गए। तो जब हम मेंस की तैयारी करते हैं ना, तो मेंस के जो मॉक्स होते हैं वो मॉक्स ना बहुत लंबे होते हैं, बहुत लेंदी होते हैं। आपको पता है 3 घंटे का एक मेंस हमें लिखना पड़ता है। तो कोशिश करो कि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हो अपने मेंस की प्रैक्टिस, तब आप फुल मॉक ना देकर
आप सेक्शनल मॉक्स पे स्विच हो जाओ, क्योंकि अगर आप सेक्शनल मॉक्स देते हो तो आपको 1 घंटा वो मॉक देना पड़ेगा। 1 घंटा या 40 मिनट या जितने भी मिनट का वो सेक्शन है, आपको सिर्फ उस टाइम पीरियड के लिए वो देना पड़ेगा। अगर आपको सेक्शनल नहीं देने तो आप प्रैक्टिस मॉक पे जाके जो फ्री क्विज़ होते हैं मेंस वाले, आप उनको भी दे सकते हो। अपने कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है, उसकी आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आप वो फ्री मॉक्स दे सकते हो। देखो मेंस में सबसे ज़्यादा मायने क्या करता है ना, वो ये मायने करता है कि आपका ओवरऑल मार्क्स कितना है और आप क्या सेक्शनल कट ऑफ निकाल पा रहे हो या नहीं। ठीक है, तो आप ये देखो कि आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट क्या है। जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग था जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश, क्योंकि मुझे पता था कि इन दोनों को तो मैं निकाल ही लूँगी, लेकिन जो क्वांट और रीजनिंग का सेक्शन था ना, उसमें मुझे थोड़ा सा डाउट था कि क्या पता पेपर थोड़ा हाई लेवल का आ जाए तो फिर तो मैं निकाल ही नहीं पाऊँगी उसको शायद। लेकिन ये था कि मैंने उनमें भी इतना अच्छे से पढ़ लिया था कि मैं सेक्शनल कट ऑफ उनको अच्छे से निकाल लूँ, और जो मेरे मेजर मार्क्स आएंगे ज़्यादा मैं गेन करूँगी जनरल अवेयरनेस से और इंग्लिश सेक्शन से। आप मेरा IBPS PO मेंस का स्कोर कार्ड देख सकते हो, इससे पहले ही मैंने वो वीडियो डाली है, आप एक बार उसको देख सकते हो और आपको एक रफ आइडिया हो जाएगा कि आपको किस तरीके से अपना जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उस पर ज़्यादा काम करना है, और जो आपका वीक सब्जेक्ट है आपको उसमें इतना तो पढ़ना है कि आप अपनी सेक्शनल कट ऑफ निकाल लो। ठीक है, तो मैंने अपनी जो सेक्शनल स्ट्रैटेजी है, सब्जेक्ट रिलेटेड स्ट्रैटेजी, वो ऑलरेडी पोस्ट कर दिया, आप उनको देख सकते हो डिटेल स्ट्रैटेजी के लिए। ठीक है, इसमें मैंने आपको बता दिया है कि आप अगर प्री को टारगेट कर रहे हो, अगर क्लर्क प्री को टारगेट कर रहे हो, तो आपको स्पीड इतनी ज़्यादा बनानी है कि आप चुटकियों में क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आप PO प्री को टारगेट करते हो तो उसमें स्पीड इतनी ज़्यादा मैटर नहीं करती है, लेकिन हाँ, अगर आप जो भी क्वेश्चन कर रहे हो आप उसको एक्यूरेसी से कर रहे हो तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर हो जाएगा प्री वाला। और मेंस के लिए जो क्लर्क मेंस है और PO प्री है वो थोड़ा बहुत ना सेम सा होता है, तो जो क्लर्क मेंस इतना मुश्किल नहीं होता है निकालना, लेकिन हाँ आपके उसमें भी बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। और जो PO मेंस होता है वो बहुत मुश्किल होता है निकालना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी निकालने के लिए, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमसे हिलते भी नहीं हैं। तो उसमें हमारे को ये ट्रिक लगानी होती है कि हम कुछ ऐसे क्वेश्चन पिक करें जिनसे हमारे ज़्यादा मार्क्स आ सकते हैं, कुछ अपने ऐसे सेक्शन ढूंढें कि हम किन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, हम उनमें ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो ये सारी स्ट्रेटजी लगाकर हमें मेंस में अपनी मार्क्स को गेन करने होते हैं। ठीक है, तो स्टिल अगर आपको कोई भी दिक्कत रहती है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, कमेंट में मैं आपको उसका आंसर कर दूँगी। और मेंस सब्जेक्ट रिलेटेड स्ट्रैटेजी मैं अब धीरे धीरे उसको भी पोस्ट करने वाली हूँ। प्री सब्जेक्ट रिलेटेड स्ट्रैटेजी मैं आपने ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ, आप उनको देख लेना। ओके, तो बस एग्ज़ाम क्लियर करना कोई ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बस ये है कि आप एक राइट स्ट्रैटेजी, एक राइट पाथ को फॉलो कर रहे हो, कहीं भटक नहीं रहे हो, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करे रखो, डेली आप अपना शेड्यूल बनाओ और उसको फॉलो करो, एग्ज़ाम आपका ज़रूर क्लियर होगा। टिप मैं आपको ये भी देना चाहूँगी कि आप जितने भी नोटिफिकेशंस आते हैं ना, आप उन सबको भरो, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा एग्ज़ाम लिखने का, आप प्रेशर झेलने के काबिल बनोगे, आपके पास टाइमर चलेगा, तब आप उस प्रेशर में एग्ज़ाम लिखोगे, तो वो एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो आप जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं उन सबको भरने की कोशिश करो, सारे एग्ज़ाम दो, आपको बहुत अच्छा लगेगा। सारे एग्ज़ाम देने के बाद एक एक्सपीरियंस मिलता जाएगा सारे एग्ज़ाम्स में, और धीरे धीरे करके आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे। जब भी कोई आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको डर नहीं लगेगा, अगर आप सारे एग्ज़ाम के जो नोटिफिकेशन आते हैं उनको भरोगे और हर एग्ज़ाम में एक उम्मीद के साथ ही जाओ कि आपका एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर होगा।